इनके 3 मुख्यमंत्रियों ने एक साथ मुस्लिम समाज के ऊपर एक मिला-जुला हमला बोला है। तीनों के तर्क अलग-अलग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का इरादा एक ही है। अब उसमें असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्व शर्मा। उन्होंने कहा है कि असम में मुसलमानों की आबादी 40% से बढ़ गई है और इससे हम लोगों की नींद हराम हो गई है। कुछ न कुछ इसका करना पड़े। फिर पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा खत्म होना चाहिए। जो हमारे साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। और जब वो 2 जगह से चुनाव जीते थे, भवानीपुर से और नंदीग्राम से, दोनों जगह उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, हमें तो केवल हिंदुओं ने वोट दिए हैं। भले वो सीपीएम के हिंदू हों या कांग्रेस के हिंदू हों। सीपीएम के हिंदुओं का नाम भी लिया कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने हमें जम के वोट दिए हैं और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं उनको उनके लिए मैं काम नहीं करूंगा। ये उन्होंने एमएलए के तौर पे कहा था ये बात। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पे यही बात कह रहे हैं। तीसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मुसलमान प्यार से नहीं मानी तो हम इनसे निपट लेंगे। हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं समझाने के। उनका तो बुलडोजर मॉडल है और उस मॉडल को पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने स्वीकार भी कर लिया है। दिलीप घोष वगैरह ने, उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि हम बुलडोजर चलाएंगे और जब वो जीत गए तो जेवीसी के ऊपर बैठ के उन लोगों ने जुलूस निकाले। दिलीप घोष ने खासतौर से जुलूस निकाले जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष थे। तो इसमें एक बात तो साफ है कि तीनों अल्पसंख्यक विरोधी हैं, खासतौर से मुसलमान विरोधी हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी इरादा लगता है कि एक साथ उन तीनों ने अलग-अलग तर्कों के आधार पर इतनी आक्रामक तरीके से इस मसले को इस तरह से क्यों उठाया? ये मसले पहले भी उठाए जाते रहे हैं। असम में कुछ खास इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ने के सवाल को बीजेपी पहले से उठाती रही है। ये बीजेपी वालों की सारे देश में शिकायत है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते। ये तो बिहार के भी एक साफ कह चुके हैं कि हमें अहीर वोट नहीं देते तो हम अहीरों के लिए काम नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें बीजेपी वाले पहले भी कहते रहे हैं कि जो हमें वोट देते हैं हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो मुस्लिम विरोध है वो जग जाहिर है। वो तो उनसे निजी बातचीत करो तो वो यही कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो तो बाकायदा ऐसा करते ही हैं वो लोग। लेकिन इस बार अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं तीनों? आपको अगर कोई अलग से कोई कारण समझ में आता है, इसके पीछे की कोई और बात है, तो आप नई परख के दर्शकों के लिए ज़रा उसको डिकोड करें। अभी भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने फिर चैनल पे मौका दिया है। और जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसका थोड़ा विस्तार से जवाब दे सकूं। ज़रूर। देखिए, जो आपने कहा कि ये मुसलमान विरोधी इनका एटीट्यूड रहा है, ये तो जग जाहिर है। शर्मा साहब ने तो इंतहा कर दी थी कि वो बंदूक दिखाती थी मुसलमानों पे, और अधिकारी जी ने भी और योगी जी ने भी कभी इस चीज़ से शर्माए नहीं हैं। और ये जाहिर है कि ये इनकी बाइनरी है, ये इनका फार्मूला है इलेक्शन जीतने का। लेकिन आज जब इलेक्शन ख़त्म हो गया हो तो कोई भी मुख्यमंत्री पे बाध्य हो जाता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां निभाए। वो सिर्फ अब एक पक्ष का मुख्यमंत्री नहीं रहता। लेकिन ये अब हमारी हिंदुस्तान की राजनीति में गिरावट आ चुकी है कि अब आप इलेक्ट होने के बाद भी एक ही पक्ष को का साथ देंगे क्योंकि आपकी ये भावना है कि दूसरे पक्ष ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये एक डेमोक्रेसी की विडंबना है, क्योंकि हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन जीत गया वो पावर में आ गया। लेकिन रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अलग होता है और हम रिपब्लिकन डेमोक्रेसी हैं, जिसका मतलब ये है कि परस्परता, हम सब एक हैं। और वो जो हमारी भावना है उसको ये छिन भिन्न कर रहे हैं। अब इसका कारण सुनिए आप। इसके कारण कई हैं और ये लिंक्ड है हिंदुस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति से। इससे सबसे पहले आर्थिक स्थिति एक चीज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस दूसरी चीज पे मैं पहले आता हूं।
और आप इसके लिए चले जाइए हडसन इंस्टीट्यूट में वॉशिंगटन में, जब जनाब राम माधव साहब ने वो स्टेटमेंट दिया कि भाई हम अब तुम हमसे क्या चाहते हो, हमने तो तुम्हारे लिए सब कर दिया, घुटने टेक दिए। तुमने कहा तेल मत खरीदो रूस से, हमने बंद कर दिया। तुमने कहा ईरान से मत खरीदो, हमने बंद कर दिया। तुमने हम पे टैरिफ इतने ऊंचे उछाल दिए, लेकिन हमने उसमें भी आपत्ति नहीं की, हम चुप बैठे रहे, बातचीत करते रहे, उसको संभालने की कोशिश करते। अब हमसे तुम क्या अपेक्षा करते हो? इसको आप मेहरबानी से लिंक करिए होसाबला साहब की स्टेटमेंट से जो कुछ दिन पहले दी गई है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान की क्यों याद आ गई एकदम भाई? हमारा नेचुरल दोस्त तो बांग्लादेश हमेशा रहा है, उनकी तो आज़ादी हमने कराई है। और पाकिस्तान विरोधी तो हिंदुस्तान बहुत दिन से, लेकिन एक दिन उनकी याद आ रही है सिंदूर के बाद। तो ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में है जो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। अब वो कैसे प्रभावित कर रहा है? आपके कितने इकोनॉमिक लीडर्स हैं, फाइनेंशियल लीडर्स हैं जो इस वक्त अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? आप अडानी जी का मसला छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद उनको तो मजबूरी थी, लेकिन उनके अलावा आपके जितने सो कॉल्ड जायंट्स हैं वो अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको नौकरियां मिल रही हैं जब हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही हैं। हमारे नौजवान नौकरी से भी महरूम हैं। अब आ जाएं आप वर्तमान स्थिति पे। ये तो एक ग्लोबल पिक्चर है आपके सामने जी। वर्तमान स्थिति क्या है? घाटी की वॉर के बाद तेल के दाम बढ़ गए, ये आपको हमको सबको जग जाहिर है। अब उसके जो रिपरकशंस हैं वो भी हम सब रोज डिस्कस करते हैं। मैं आपको उनके रिपरकशंस की जरा थोड़ी सी तकलीफ बताना चाहता हूँ। तकलीफ ये है कि मेरा आज का गरीब भूखा मर रहा है। मेरा आज का साधारण आदमी जो है वो अपने घर में चूल्हा जलाने के लायक नहीं छोड़ा है आपने। मेरा आज का गरीब जब सूरत से और दिल्ली से और बंबई से ट्रेनें पकड़ पकड़ के अपने गांव जाता है तो वहां आपने मनरेगा खत्म कर दिया है, तो उसको गांव में भी नौकरी नहीं मिल रही। जब गांव में नहीं नौकरी मिल रही तो वो मजबूरी से यहाँ वापस आ रहा है, और जब वापस शहर वापस आ रहा है तो यहाँ मजबूरी से नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या इसका अंजाम होगा? इसका अंजाम होगा लॉ एंड ऑर्डर। जब जो फल बेचने वाला है वो अपने घर में खाना नहीं खिला सकता, लेकिन बाहर फल बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर क्या बीत रही है? और जब आप अपना सबसे बड़ा इम्तहान ठीक से करा नहीं सकते हैं, आप इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर नौजवान पे सोचिए। मैं तो खुद एक इम्तहान दे के एक IAS में आया था, और मुझे मालूम है कि कितने सालों हमने मेहनत की थी वो इम्तहान पास करने की। तो अगर एक गरीब बच्चा अपना गांव छोड़ के लाखों रुपए खर्च करके अपने बाप का खेत बेच के कोटा आके 6 महीने 8 महीने साल भर रह के परीक्षा की तैयारी करता है, और उसके बाद उसको पता चलता है कि ये परीक्षा खत्म हो चुकी, ये परीक्षा बेकार हो चुकी, और 6 साल 5 साल में हमने किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया। व्यापम हो गया, यूपी में लाखों इम्तहान हो गए, हर जगह इम्तहान हो गए, लेकिन आप एक आदमी को पकड़ते नहीं हैं। तो पूरा जो सिस्टम है हमारा वो एक कोलैप्स की दृष्टि में, और जब कोलैप्स होने लगता है तो सरकार बड़ी परेशान होती है कि हम करें क्या, क्योंकि एक्सटर्नल रीजन जो है वो आपकी 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 सॉर्ट ऑफ आपके दायरे से बाहर है। जी। आप तेल के दाम नहीं कम कर सकते, आप गाड़ी का युद्ध नहीं रोक सकते, आप अमेरिका प्रेशर रोकने को तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जाए? मेरा यूथ तो नाराज है। वो कॉकरोच पार्टी आप देखें जिसके 9 मिलियन फॉलोअर पता नहीं 2 दिन में हो गए। अभी क्यों हो गए? ये जेन जी बोल रहा है आपको। जो तमिलनाडु में जीत हुई है वो कैसे जीत हुई है? ये जेन जी बोल रहा है आपको कि हम एक परिवर्तन चाहते हैं, और इसको आप डाइवर्ट कैसे करेंगे? इसको डाइवर्ट करने का एक ही फॉर्मूला है इनके पास कि वो बाइनरी खड़ी कर दो हिंदू मुस्लिम की, उससे नफरत और पैदा कर दो, घर घर में फूट पड़ जाए, हमारी नेबरहुड में फूट पड़ जाए, हमारी मोहल्लों में फूट पड़ जाए। तो ये एक क्रिएट किया जा रहा है एक एटमॉस्फेयर इस सब चीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए, और ये बहुत चिंताजनक है। इसलिए देखिए अबे भाई एक बात समझें, हिंदुस्तान में
राइट विंगर आप कहिए, मैं कट्टरपंथी शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, राइट विंगर हमेशा 30-32% रहा है, कट्टरपंथी शायद 15-16% रहा होगा। ठीक बात। उसके बरक्स उतना ही 30-35% हमारा विगरस लिबरल सेकुलर वर्ग रहा है, जो इतना सेकुलर है आज भी कि राइट विंग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रॉब्लम हमारी बीच वालों की है। ये जो 30% रह गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितना बरगलाया जाएगा और हम इसमें धोखे में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन है, और ये पूरी हमारी सेकुलर फैब्रिक को हिट कर रहा है, हमारी देश की सेकुलर फैब्रिक को हिट कर रहा है। और गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है इसको संभालने में, क्योंकि आपके पास कोई और फॉर्मूला नहीं है। आपने कोई ऐसा आर्थिक कदम नहीं उठाया है जिससे आपकी इकोनॉमी आज संभल सके। आप समझते हैं सोना नहीं खरीदा जाएगा? कल डावरी डेथ हुई है नोएडा में, शादियां नहीं होंगी वहां, ये जो सासें हैं और वगैरह वगैरह, ये गोल्ड नहीं मांगेंगी, मजबूरी में लड़कियां नहीं देंगी। और ये जो हम ड्रामा करते हैं कि एक दिन मंत्री जी साइकिल पे चले जाते हैं और दूसरे दिन ट्रेन में चले जाते हैं, ये क्या मजाक बना रखा है आपने हिंदुस्तान का। कल मैं जा रहा था अपने घर से निकल के, नई दिल्ली में मैं रहता हूँ, निकल के जा रहा था, मैंने देखा ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं कल सड़क पे। तो कहाँ है वो अपील? तो जो अपील आप कर रहे हैं उसका असर तक मुल्क में नहीं हो रहा है, और इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी अपील कन्विक्शन नहीं कैरी कर रही है। जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा तो लोगों ने मंडे को खाना छोड़ दिया, अन्न खाना, एक मील छोड़ दी थी, क्योंकि एक अपील थी, एक जज्बा था, एक जोश था मुल्क में। क्या हम वो जोश पैदा कर रहे हैं? क्या इस बाइनरी से हम जोश पैदा कर पाएंगे अपने नौजवानों में, जो डिसग्रंटल्ड बैठा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो शादी लायक जिसकी उम्र हो गई है 28 साल की, 29 साल की, 30 साल की, घर में बैठा है, घर में माँ बीमार है, बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, कमाने की जिम्मेदारी आ गई है, उससे आप कह रहे हैं वर्क टू होम करो। अब वो तो बेचारा स्विगी पे दिन भर घूम रहा है, तो वर्क ही नहीं है उसके पास, होम से वर्क ही नहीं है तो वर्क टू होम कैसे करेगा? और आपने नौजवान के हाथ में ये मोबाइल फोन दे रखा है, वो दिन भर फोनोग्राफी देखता है, तो उसके दिमाग में क्या हो रहा है? ये हम अपनी यूथ की तरफ नहीं देख रहे हैं और हम अटेंशन डाइवर्ट किए चले जा रहे हैं। तो अधिकारी साहब जो कह रहे हैं, सबसे पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। किसी को उनको बताना चाहिए कि आपने साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ क्या लिया था, और प्रियम्बल का आखिरी सेंटेंस फ्रेटर्निटी पे कितना जोर देता है, और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, ये परिस्पर्धा चीज क्या होती है हिंदुस्तान की, ये गंगा जमनी तहजीब और आपसी मोहब्बत क्या चीज होती है हिंदुस्तान की, जो अधिकारी साहब हों या योगी जी हों या शर्मा साहब हों, ये भूल रहे हैं। तो ये मुल्क को तबाह कर देंगे।